हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हिंदी के 20 टॉप क्वेश्चन डाले थे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। आज फिर हम वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो अभी तक परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है। कल भी कई सारे क्वेश्चन आए थे, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो दोबारा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताई थी। चलिए फिर से बता देते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहे हैं कि इनमें 4 शब्द दिए हैं, उनमें से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ठीक है, तो जो शब्द किसी व्यक्ति या स्थान, ठीक है, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम हो गया, यमुना हो गया। अब इसमें लिखा है मांडवी, तो मांडवी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसका? क्योंकि मांडवी क्या है? एक नाम है। घरेलू क्या है? घरेलू कोई नाम नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक चीज़ को बताते हैं। ठीक है, एक चीज़ का बोध होता है, पर्सनल एक चीज़ का। ठीक है, 22 क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिंदा शब्द क्या है? सॉरी, इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। जिंदा शब्द पूछा है। जिंदा शब्द क्या है? क्या है ये? विशेषण है या विशेष है? क्या है ये? ठीक है, तो हमें ये जिंदा शब्द बताना है। अब ये संज्ञा, 2 ही ऑप्शन दिए इसके लिए, सॉरी। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जो है सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे संज्ञा दिया हुआ जिंदा, जिंदा क्या है? अगर हम वाक्य में इसे प्रयोग करें कि वह आदमी जिंदा है, तो आदमी की विशेषता बता रहा है क्या? क्योंकि आदमी क्या है? जिंदा है। तो जिंदा क्या हो जाए? तो जिंदा शब्द क्या हो जाएगा? तो ये एक क्या है? विशेषण है। ठीक है, इसको किसके रूप में प्रयोग किया गया है? विशेषण के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। तो जिंदा जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इनमें अव्यय कौन से हैं? अव्यय पूछा है। सजल, धीरे धीरे, पतित या सुंदर। तो जल्दी से आंसर करेंगे। अव्यय पूछा है। ठीक है, देखिए अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है। ठीक है, ये अव्यय जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक एवं विस्मय बोधक। ठीक है, तो इसमें अगर 4 विकल्प दिए हुए, सजल, धीरे धीरे, पतित, सुंदर, तो आपको कौन सा लगता है इनमें से कौन सा अव्यय होगा? परिभाषा मैंने बता दी। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में कोई विकार नहीं होता, यानी उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने से उसमें क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर आप ऑप्शन 2 देखें, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय है, इससे कोई विकार नहीं होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? क्रिया विशेषण। देखिए अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन क्या पूछा था? पीछे वाले में हमने पूछा था इनमें से कौन सा अव्यय है, तो धीरे धीरे ऑप्शन सही था, धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पूछना है क्रिया विशेषण, तो सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। 24 नंबर। तो इसमें जो धीरे धीरे है शब्द, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऐसे वह आदमी धीरे धीरे चलता है। ठीक है, चलना क्या होगा? क्रिया। और धीरे धीरे क्या होगा? उसकी विशेषता बता रहा है, कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो ऑप्शन धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ठीक है, वो आपको पहचानना है। जो इक लग, ठीक है, गलत कौन सा है? निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं। ठीक है, आपको पहचानना है। ठीक है, देखिए सामाजिक, पाक्षिक, भौमिक, दैविक। 25 नंबर। इस सामाजिक जो शब्द है इस इक प्रत्यय से ही नहीं बना है। ठीक है, ये गलत है। अन्य शब्द इक प्रत्यय से बने, जैसे पक्ष से पाक्षिक, भूमि से भौमिक एवं देवी से दैविक। सामाजिक है, सामाजिक, सामाजिक, आवाज़ किसकी आ रही है? जिक की आ रही, ना कि इक। ठीक है, पाचिक, इक। ठीक है, तो इसका 3 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? आ या बड़ा आ या छोटा आ, परि या उप। जल्दी से आंसर करेंगे। आपसे पूछा है क्या व्यवस्था जो है, इस उपसर्ग कहाँ लगाते हैं? उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है। अब यहाँ पे पूछा है व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग लगाएं जिससे इसका अर्थ जो है कैसा हो जाए? विपरीत हो जाए। कल भी एक क्वेश्चन था क्रय में कि कौन सा लगाएं उपसर्ग जिससे उसका अर्थ कैसा हो जाए? विपरीत हो जाए। तो इनमें से अगर हम आ लगाते हैं तो हो जाएगा अव्यवस्था, अगर अ लगाते हैं अव्यवस्था, परिव्यवस्था, उप। तो कौन सा सही होगा 26 का? तो 26 का दूसरा वाला सही हो जाएगा। व्यवस्था शब्द में अगर हम छोटा आ लगा देंगे, उपसर्ग जोड़ने से विपरीत अर्थ निकलेगा। व्यवस्था का विपरीतक शब्द क्या होता है? अव्यवस्था हो जाएगा। ठीक, तो आ उपसर्ग से आमरण, आजीवन, आकार एवं आगत बनते हैं। परि उपसर्ग से परिधि, परिचय, परीक्षा एवं परिवार। उप उपसर्ग से क्या बनता है? उपकार, उपवास, उपमा या उपहास शब्द बनता है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखो, पहले 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? बताएंगे। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, बतस, दंतोष्ठ एवं स्वर तंत्रीय वर्ग में बांटे गए हैं। ठीक है, अगर कंठ वर्ग की बात करें तो कंठ वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, तालव्य वर्ग में च, छ, ज, झ, य, मूर्धन्य वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ, दंत वर्ग में त, थ, द, ध, न। ठीक, तो पूछेगा क, तो क कौन सा वर्ण है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कंठ, क, ख, ग, क्योंकि हम इसको कंठ से बोलते हैं। ठीक है, या वर्ड का उच्चारण स्थान पूछा, या, अभी मैंने बताया तो यह किस में आएगा? य, रा, ला, व, ये चारे शब्द एक ही में आएंगे। या वर्ड का उच्चारण स्थान पूछा 28। या वर्ड का उच्चारण स्थान तालु, तालु या तालब में च, ह, ज, झ, या, रा वर्ड आते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, टा वर्ड का उच्चारण स्थान पूछा, टा, तो टा तालु है, मूर्धवा है, दंत है, कंठ, तालव्य, क्या है 29 का? 29 टा वर्ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा उच्चारण स्थान में ट, ठ, ड, ढ, ड़, ण, सा वर्ग, ये सारे वर्ग किस में आते हैं? ठीक है, तो ये मूर्धा में आते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्धा से बोला जाता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? विशेषण पूछा है, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। विशेषण, देखिए जो मिठास शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक, आमों में मिठास है, वाक्य आम के मीठेपन के लिए मिठास शब्द विशेषण रूप में आता है। ठीक है, अगर हम मिठास की बात करें तो क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? यहाँ पे क्या पूछा? भारतीय शब्द का बहुवचन, भारतीयों या भारतीयों, ठीक है, या भारतीयों, ठीक है, या भारतीयों, भारतीयों, क्या होगा सही इसका? 31 का। देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए के ऊपर अंक की बंदी या यूं एवं ओ शब्द का प्रत्ययों में जोड़ा जाता है। जैसे जाति है, जाति में अगर हम जाति में यहाँ जोड़ दें तो जातियाँ, पुस्तक में अगर ये जोड़ दें तो पुस्तकें, तो भारतीय में यूं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? भारतीयों, भारतीयों। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है, तो इसका पता लग गया होगा आपको कौन सा है। ठीक है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 32 का तीसरा, कुशल कार्य करता है। लक्ष्मण कौन? कुशल कार्य करता है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है, ये तो सबको पता होगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा? 2। भाव एवं विचारों की लिखित अभिव्यक्ति लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं? भाव एवं विचारों को लिखित अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, सबको पता है। 34, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। निर्वासित में प्रत्यय पूछा, इत है या सित है या इक है या इनमें से कोई नहीं है। 34, देखो निर्वासित, अगर हम इसको तोड़े, निर्वासित शब्द में इत प्रत्यय से मिलकर बना है। कौन सा प्रत्यय बनकर? इत प्रत्यय, जबकि सित कोई प्रत्यय नहीं है। इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द मौलिक, दैविक पीछे आ चुका, ऐहिक, दैहिक एवं पाक्षिक आदि हैं। तो इक तो है ही नहीं, सित बन नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा क्या? इत, निर्वासित। निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य या नासिक है? तालव्य और नासिक के दोनों में आता है, वो वर्ड आपको पहचानना है। ठीक है, या छा, तो छा, छा, चा, छा, छा और शा, ये तो हो नहीं सकते। तालव्य जो वर्ण जो तालु स्थान से बोले जाते हैं, ये निम्न होते तालव्य, जैसे ई, च, छ, ज, झा, या शा नासिक के वर्ण है। ठीक है, तालव्य कौन से वर्ण है? तालु वर्ण। ठीक है, इस प्रकार जो यहाँ वाला शब्द हो जाएगा, यहाँ जो यहाँ वाला है आपका, ये नासिक एवं तालव्य दोनों में आता है। ठीक है, नासिक वर्ड कौन सा? अंग, जिस पर बूंदी लगती है, अंग, जो नाक से जिसकी थोड़ी सी हवा कैसे निकलती है? नाक से, जैसे अंग, अड़ा, या, अड़ा, ना, मा। ठीक है, इसमें नाक से थोड़ी हवा, वायु प्रणाली निकलती है, तो इन्हें नाक से बोले जाते हैं, तो इन्हें नासिक के वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? और इसमें पहचानना कर, नासिक और तालव्य दोनों है। तालव्य कौन सा हो जाएंगे? चा, छा, जा, जा, ये सब क्या है? तालव्य। तो आपका इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़, कल बताए थे रूढ़ शब्द, रूढ़ और यौगिक सारे शब्द बताए थे। ठीक है, तो रूढ़ शब्द पूछा है, रूढ़। 36, देखो रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते, वो कौन सा शब्द होता है? रूढ़ शब्द होता है। तो अगर इन विकल्पों में देखें तो लोटा एक कैसा है? रूढ़ शब्द है, लोटा। चौथा ऑप्शन, लोटा कैसा है? रूढ़।
ठीक है। अगर हम लंबोदर की बात करें ये भी टूट जाएगा। ये योग रूढ़ शब्द है, कैसा है योग, जबकि दूध वाला ये कैसे हैं यौगिक शब्द है, दूध, ठीक है, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है तो तीसरा अर्थ निकलता है। लंबोदर ये भी इसके सार्थक खंड हो जाएंगे, लेकिन जो लोटा है इसमें इसके सार्थक खंड, घुड़साल वो भी एक दो शब्दों से मिलकर बना है। जो लोटा है इसके हम क्या करते हैं सार्थक खंड नहीं कर सकते, तो लोटा कैसा हो जाएगा रूढ़ शब्द। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक पूछिए। देखिए कैलाश, काशी, नदी, गंगा। देखो गंगा तो एक नाम हो गया, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक, गंगा तो हो नहीं सकता है। और काशी, काशी भी एक नाम है, कैलाश भी एक नाम है, तो बचा क्या फिर नदी, नदी क्या है। तो जो सब जातीय समूह का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी है, पर्वत, लड़की आदि। कैलाश, काशी एवं गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो कैलाश पर्वत का नाम है, गंगा नदी का नाम है, काशी भी एक स्थान का नाम है, तो ये जातिवाचक, तो ये सबसे एक सब कैसे हैं व्यक्तिवाचक हैं। जो नदी है वो कैसी है जातिवाचक, सारी नदी आ जाएंगी इसमें। तो जिस शब्द से हमें पूरी जाति का पता लगे वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिस शब्द से हमें सिर्फ एक व्यक्ति का नाम पता लगे, पर्सनल किसी एक चीज़ का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ पर जातिवाचक पूछी तो नदी, तो यहाँ पर सबसे पहले गंगा क्या नाम है एक नदी का, काशी क्या स्थान का नाम है, कैलाश क्या एक पर्वत का नाम है, तो ये तीनों कैसी हो जाएंगी व्यक्तिवाचक, नदी क्या बची जातिवाचक, तो चौथा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाता है। यानी किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। जल्दी से आंसर करें। निरुनासिक, निरुनासिक या अनुनासिक या संयुक्ताक्षर या ईषद व्रत। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है तो वो निरुनासिक स्वर होते हैं, ठीक है। जिनके उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है जैसे आ ई, ठीक है, या किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसका क्या अनुनासिक वर्ण आएगा, जैसे आ, अंग, आहा, ई हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा अनुनासिक। प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला अनुनासिक, ठीक है। तो निम्न में से संयुक्त पूछा है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यार अला हुआ सा पेचर सा हा या छात्राज्ञा पा फा वा भा। देखिए पा फा बा ये तो कौन सा व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है, आपको पता लग चुका होगा। पहले ऑप्शन को वो कर लेते हैं, ठीक है। यार अला हुआ ये कैसे हैं, ये तुम्हारे अंतस्थ कैसे हैं, अंतस्था व्यंजन है, ठीक है। यार अला हुआ चारों, ठीक है। और सा ये कैसे हैं तुम्हारे, सा वाले भी हमने बताए थे, जो सा वगैरह जो आते हैं वो किससे बोले जाते हैं। बचा ऑप्शन क्या छात्राज्ञा। जो छात्राज्ञा है इसे कैसे हैं कि संयुक्त व्यंजन पूछा है, तो इसमें क्या है, इसमें छा, अगर हम छा, इसमें चार संयुक्त व्यंजन बने हैं जो छात्राज्ञा, ये हमेशा संयुक्त व्यंजन में आएंगे, ठीक है। यार आलो अंतस्था हो जाएंगे, और जो ठीक है इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा छात्राज्ञा। निम्नलिखित में कौन सा अंतस्था वर्ण है, अंतस्था वर्ण पूछा है 40। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच में होता है उन्हें अंतस्था वर्ण या व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। यारा लहुआ दिए गए विकल्प में दंत तालब्बा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसका आंसर नहीं बताया, 40 का 4 से जगह दंत व तालब्य हुआ, यारा लहुआ हुआ जो आता है उसके अंदर। हिंदी में किन दो वर्णों से दो स्पष्ट और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में डा एवं मड़ा वर्गों के दो स्पष्ट और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग उच्चारण स्थान से निकलते हैं, ठीक है, इसे मूर्धा भी कहते हैं। तो इसमें टा ठा डा 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 वर्ग आते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, ठीक है, दीर्घ स्वर पूछा है। तो देखो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए ओ औ, ये सब कौन से दीर्घ स्वर बड़े हैं, ठीक है। तो पूछा गया कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, तो आप इसमें पहचानेंगे 42 का जो देखिए चौथा है सु और ये क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ह्रस्व दीर्घ और प्लूत। जिन स्वरों का उच्चारण हम ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हल, हलंत वाला उसके लगा हुआ, ठीक है। 43 देखिए हलंत के लिए हल शब्द का प्रयोग किया गया है। हलंत शब्दों को संबंध संस्कृत परंपरा से होता है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में संयोगीकरण से वियोगीकरण की प्रक्रिया का परिणाम, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें संस्कृत हलंत शब्द का स्वीकार किए। जैसे महान, तो महान का हम नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरा, हलंत के लिए। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, हलंत के लिए, ठीक है। निम्न में विस्मयवर्धक
शब्द कौन सा है? अरे बहुत ये विस्मयबोधक। विस्मयबोधक शब्द अव्यय के 4 भेदों में से एक है। जिन अव्ययों में से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयबोधक शब्द कहते हैं। हाय, अरे, हे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 44 का। 44 का दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य वर्ण है? कौन सा है? मूर्धन्य। पीछे बता चुके हैं मूर्धन्य वर्ण कौन सा होगा? तीसरा वाला हो जाएगा। मूर्धन्य वर्ण में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा व्यंजन आते हैं। चा, छा, जा, जा यहाँ है, ये तालब व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा 45 का। 46 में आता है निम्नलिखित वाक्य में अव्यय ओहो कितना बुखार सा, ऐसा ऑप्शन है मरे मेरे नन्हे को। अब पूछेगा अव्यय पूछ रहे हैं तो आपको अव्यय बताना है। पीछे मैंने अव्यय बताया था। ठीक है, ओहो कितना बुखार मेरे नन्हे, वाक्य में ओहो जो शब्द है कैसे विस्मयबोधक अव्यय है। ठीक है, अव्यय पूछा है, ओहो विस्मयबोधक अव्यय है। ठीक, निम्नलिखित शब्द में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है? फटाफट आंसर। अभीष्ट या अभिमत या अभिनय या अभिनव। संधि भी पहचाननी है वो, सॉरी हाँ, संधि भी और उपसर्ग दोनों बताना है आपका। 47 का। अब पहले आप इसको संधि विच्छेद करके देख लो। अभिमत कर हम, ठीक है, इनको संधि विच्छेद करोगे तो सबसे पहले वाला अभीष्ट का करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अभि प्लस इष्ट से मिलकर बनता है, और अभि प्लस इष्ट, इसमें उपसर्ग भी है। अभी इष्ट में अगर उपसर्ग लगाओ तो क्या हो जाएगा? अभिष्ट। तो इसका पहला ही सही हो गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। व्यंजन में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? देखो, महाप्राण, वायु प्राण, ठीक है, ये सबसे पहले हम बता देते हैं। वायु प्राण या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। जिन व्यंजनों को उच्चारण से मुख से अधिक वायु निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा व्यंजन महाप्राण, जैसे खा, घा, ठीक है, खा, घा, झा, टा, था, धा, फा, भा आदि। और का और गा जो बाण है वो कैसे? अल्पप्राण। तो आपको पता है ना कौन सा दूसरा एवं चौथा व्यंजन कैसे? महाप्राण है। ठीक है, तो पूछा कौन सा है? महाप्राण। तो कौन सा महाप्राण होगा? आपने पहचान लिया होगा इसमें 48 का दूसरा खा। ठीक है, निम्नलिखित ध्वनियों में बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ व्यंजन 4 ही तो है, पा, फा, भा, मा। ओष्ठ नहीं है, पहचान सकते हो कौन सा नहीं है? 49 का पहला नहीं है। पहला कौन सा? टा तो मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, 50 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अरे क्या कुछ नहीं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के स्थान पर कंठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन इसका? 50 का दूसरा। तो ये 30 क्वेश्चन थे आज के, 50 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। ये बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंदी की जितनी सारी परीक्षा देख रहा होगा आपने, सब आरआरबी के पूछे गए हैं, बीएड में पूछे गए। हिंदी जहाँ जिन पेपरों में हिंदी आती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या सभी आए हुए क्वेश्चन है। अगर ऐसी वीडियो आपके लिए और चाहिए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।